तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वो पपेट गर्ल और शाओशेन जब दोनों ही आपस में फाइट कर रहे होते हैं तो वो लड़की अपना एक छोटे सा पपेट यूज करती है। वो बेबी पपेट इतना खतरनाक होता है कि वो शाओशेन को एक भी मौका नहीं देता कि शाओशेन उस पर हमला कर सके। वो जितने भी अटैक करता था वो बेबी पपेट बहुत ही आसानी से उसके सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। ये देखकर शाओशेन बिल्कुल बेबस हो जाता है और वो उस लड़की को मारने के लिए अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक भी यूज कर लेता है, जिसकी वजह से उसने उस पपेट गर्ल को हरा दिया था। मगर आखिर में वो पपेट गर्ल अपने उस बेबी पपेट के साथ उसकी बॉडी को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करती है, जिसके बाद फिर मजबूरन भाई यूयू को उसकी मेरिडियंस एक्टिवेट करनी पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा ताकतवर बन जाता है कि वो उस पपेट गर्ल को फौरन से एक नेदर वर्ल्ड में लेकर जाता है जहां पर बहुत सारे एविल क्रीचर्स होते हैं और वहां पर वो पपेट गर्ल उनका मुकाबला नहीं कर पाती और वहां शाओशेन बहुत ही आसानी से चेन्स के साथ उस लड़की को बांधकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। मगर फिर हम लोग प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं जहां हमें दिखाया जाता है कि शाओशेन वो बाकी के दो गार्डियन से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। मगर जब वो देखता है कि वो लोग उसका पीछा नहीं कर रहे तो वो एक जगह आकर छुपकर बैठ जाता है और कहता है कि लगता है मैंने उन लोगों से अपनी जान छुड़ा ली है, अब यहाँ पर कुछ देर बैठकर आराम कर सकता हूँ। मगर इतने में सुमियाओ बाहर निकल आती है और वो उस जगह को देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये एक फॉरबिडन लैंड है। वो फौरन से शाओशेन को बताती है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे एविल क्रीचर्स और मॉन्स्टर्स मौजूद हैं, मैं उनके ऑरा को फील कर पा रही हूँ। ये सुनते ही शाओशेन डिसाइड करता है कि वो वापस यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा ताकि कम से कम यहाँ से जान बचा सके। मगर सुमियाओ वो फौरन से उसे रोकती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, अगर तुम वापस चले गए तो वो दोनों ही गार्डियंस तुम्हें जान से मार देंगे। इस वक्त तुम इतने इंजर्ड हो कि तुम उनका मुकाबला कर ही नहीं सकती, ऊपर से तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल भी बहुत लो है। बेहतर यही है कि कहीं किसी सेफ जगह पर जाकर अपनी कल्टीवेशन को इंप्रूव करो और अपनी इंजरीज को भी हील करो, उसके बाद ही तुम कोई सेफ जगह ढूंढ कर निकल सकते हो। ये सुनने के बाद शाओशेन उसकी बात मान जाता है और वो लोग वहां से आगे जाते हुए कोई सेफ जगह तलाश करने के लिए एक अलग डायरेक्शन की तरफ जाने लगते हैं। मगर वहां पर शाओशेन वो सुमियाओ से कहता है कि भाई यूयू कैसी है, तो सुमियाओ बताती है कि उसकी कंडीशन बिल्कुल वैसी है जैसे कि लास्ट टाइम मेरी हुई थी। मैंने जब तुम्हारी यंग मेरिडियंस को एक्टिवेट किया था तो उस वक्त मेरी सिचुएशन भी ऐसी ही हो गई थी, उसे बस थोड़ा सा रेस्ट करना है, उसके बाद वो ठीक हो जाएगी। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हुए आगे जा रहे होते हैं मगर अचानक उन्हें एक जोरदार झटका सा फील होता है, जमीन हिलकर रह जाती है, जिस पर वो लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्हें वहां पर एक बहुत ही बड़ी मकड़ी दिखाई देती है जो कि सीधा उन लोगों की तरफ आ रही थी और शाओशेन को वो अपने जाल के साथ दूर एक दरख्त पर दे मारती है। मगर शाओशेन जब वो उस मकड़ी को अपने करीब आता हुआ देखता है तो वो उस जाल को जलाने के लिए फौरन से अपनी फायर एनर्जी का इस्तेमाल करता है और उस जाल को जलाकर अपने आप को वहां से दूर हटाता है, जिसकी वजह से वो मकड़ी उसे मारने की कोशिश करती है मगर नाकाम हो जाती है। मगर वो मकड़ी हार नहीं मानती, एक के बाद एक अटैक करने के बाद वो शाओशेन के पीछे पड़ जाती है तो शाओशेन बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए कभी दाएं तो कभी बाएं भाग रहा होता है मगर वो मकड़ी उसका पीछा नहीं छोड़ती। उस मकड़ी के पंजे बहुत ही ज्यादा जहरीले होते हैं और अगर वो एक मर्तबा भी शाओशेन को हिट करते हैं तो उससे शाओशेन की बॉडी में बहुत ही ज्यादा पॉइजन फैल जाएगा और उसका मरना फिर तय है। मगर हमें दिखाया जाता है कि शाओशेन उस मकड़ी से जान छुड़ाने के लिए ऊपर जाता है और उस मकड़ी के ऊपर बहुत ज्यादा फायर एनर्जी अटैक करना शुरू कर देता है ताकि वो उसे एक बार में ही जलाकर राख कर दे। मगर हम देखते हैं कि उस मकड़ी का शेल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो फायर एनर्जी अटैक्स को बहुत ही आसानी से झेल लेता है। ये देखते ही शाओशेन अपनी जान बचाकर वहां से तेजी से भागता है मगर जैसे ही वो मकड़ी जंप लगाती है तो शाओशेन को कुछ नजर आता है। उस मकड़ी के पेट में कुछ अजीब से निशान होते हैं जिस पर शाओशेन को लगा कि शायद ये निशान इसकी वीकनेस होगी, इस पर हमला करना सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ये कहने के बाद वो भागते हुए वहां से दूर आगे जाकर एक जगह खड़ा हो जाता है और जैसे ही वो मकड़ी उसके ऊपर जाल थ्रो करती है तो शाओशेन ये देखते ही फौरन से अपनी लाइटनिंग पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है और वो बहुत ही आसानी से उन स्पाइडर वेब्स को डॉज करते हुए सीधा उस मकड़ी की तरफ आगे बढ़ता है और जाते साथ ही उस पर एक जोरदार पंच से वार करता है और उसके चारों तरफ गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है, जिससे उस मकड़ी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये कर क्या रहा है। मगर शाओशेन वो उसके पेट पर वार करने के लिए मौका तलाश कर रहा था मगर वो अचानक से ऊपर चला जाता है और फिर से एक जोरदार लाइटनिंग पंच के साथ उस मकड़ी को बहुत ही जोर से जमीन पर दे मारता है। पर उस मकड़ी का शेल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उस पावरफुल
लाइटनिंग अटैक को भी झेल लेता है। उसके बाद जब वो मकड़ी गुस्से में ऊपर उछलती है तो उसके साथ शाओशेन भी ऊपर की तरफ चला जाता है और ऊपर जाकर एक दरख्त की टहनी से बहुत ही जोर से जाकर टकराता है, जिससे शाओशेन को बहुत ही बुरी चोट लगती है और वो बेहोश होकर सीधा नीचे जा गिरता है। ये देखते ही सु मियाओ काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो मकड़ी फौरन से उसके ऊपर जा पहुंची थी क्योंकि वो शाओशेन को खाना चाहती थी। सु मियाओ को लगा कि शायद अब उसे बचाना मुमकिन नहीं है, मगर जैसे ही वो मकड़ी उसे खाने लगती है तो अचानक से शाओशेन होश में आ जाता है और वो फौरन से अपनी अज़ूरा थंडर ड्रैगन लाइटनिंग पावर को एक्टिवेट करते ही अपनी बॉडी से अज़ूरा थंडर ड्रैगन रिलीज करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और वो उस मकड़ी के उस वीक पॉइंट पर अटैक करते हुए उसे वहां से घसीटते ही एक के बाद एक दरख्त पर मारते हुए वहां से बहुत ही दूर ले जाता है और शाओशेन उस मकड़ी को इतना ज्यादा इंजर्ड करता है कि वो मकड़ी दोबारा से खड़े होने के लायक ही नहीं रहती। जिसके बाद सु मियाओ वो समझ जाती है कि शाओशेन वो नाटक कर रहा था। वो उससे कहती है कि बदमाश लड़के, तुमने तो मुझे डरा दिया था, मगर लगता है कि तुम अब काफी समझदार हो गए हो। तो शाओशेन कहता है ये मकड़ी कुछ ज्यादा ही ताकतवर थी और इसे इतनी आसानी से हैंडल नहीं किया जा सकता था, तो इसीलिए मैंने जानबूझकर बेहोश होने का नाटक किया था, वरना मैं इसके वीक पॉइंट पर कभी भी हमला नहीं कर पाता क्योंकि वो हमेशा अपना वीक पॉइंट छुपा कर रखती है। मगर सु मियाओ कहती है कि अगर तुमने इस एक अटैक में उसे डिस्ट्रॉय न किया होता तो फिर वो मकड़ी तुमसे बदला लेती और फिर शायद तुम मारे जाते। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग चलते चलते आगे जाते हैं तो उन्हें फिर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वहां कुछ ह्यूमंस होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि आखिर तुमने हमें क्यों मारा है। यह आवाजें सुनकर शाओशेन परेशान हो जाता है कि यहाँ पर आखिर ऐसा क्या है, उसे यहाँ पर ह्यूमंस की आवाजें क्यों आ रही है। मगर देखते ही देखते जमीन फटना शुरू हो जाती है और उसके अंदर से कुछ ह्यूमन बॉडीज बाहर निकल आती है। तो सु मियाओ उसे बताती है कि ये सारे के सारे ह्यूमन स्पिरिट्स हैं, ये सारे वो लोग हैं जो कि बहुत ही बुरी तरह से इस दुनिया में मारे गए हैं और इनकी स्पिरिट्स वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। इनकी सोल्स वो इनकी बॉडीज को छोड़ चुकी है, मगर उसके बावजूद भी इनकी बॉडी में मौजूद स्पिरिट्स वो इनकी बॉडी को कंट्रोल कर रही है, जिसके बाद ये लोग अपना बदला लेना चाहते हैं। ये स्पिरिट्स अब एविल स्पिरिट्स बन चुकी हैं, तो तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए। इतना कहने की देर थी कि वो सारे के सारे ह्यूमंस उनके पीछे पड़ जाते हैं। ये देखते ही शाओशेन उनसे बचने के लिए फौरन से उन पर एक के बाद एक फायर एनर्जी अटैक करना शुरू कर देता है, मगर वो क्रीचर तो हर तरफ से आए जा रहे होते हैं, जिसके बाद शाओशेन उन्हें एक एक करके निपटाता जा रहा होता है। मगर वहां पर इतने ज्यादा लोग होते हैं कि शाओशेन अकेला उन लोगों को मार ही नहीं सकता। इतने में वो फायर एनर्जी अटैक करते करते अपने एनर्जी अटैक्स को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों पर हमला कर सके, मगर उससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो सु मियाओ से कहता है कि मैं इन्हें कैसे हैंडल करूं, ये इतने सारे हैं कि मैं इन्हें एक बार में नहीं मार सकता। इतना कहते ही वो एक जोरदार फायर एनर्जी ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो आसपास के जितने भी लोग होते हैं उन सबको उड़ा कर रख देता है। और सु मियाओ से बताती है कि यहाँ पर किलिंग इंटेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से ये सारे के सारे एविल स्पिरिट्स यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ताकत ले रही हैं, इसीलिए तुम्हें इन एविल स्पिरिट्स को अवॉइड करना होगा। तो शाओशेन कहता है मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है, जिस पर सु मियाओ कहती है यहाँ से भागकर अपनी जान बचाओ, तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। ये सुनते ही शाओशेन वो वहां से भागते हुए दूर निकलने की कोशिश करता है, मगर वो देखता है कि वो एविल स्पिरिट्स हर तरफ से आती जा रही हैं। शाओशेन उन्हें मारकर अपने आप से दूर हटाता है, मगर उसके बावजूद भी वो सारे के सारे लोगों से चारों तरफ से घेर लेते हैं और शाओशेन बुरी तरह से लॉक हो जाता है। वो उन लोगों से अपने आप को नहीं छुड़ा पा रहा था और देखते ही देखते वो सारे के सारे एविल क्रीचर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, जिससे वो बिल्कुल नीचे दब सा जाता है और अपने आप को वहां से नहीं छुड़ा पाता। ये देखकर सु मियाओ समझ आती है कि अब इसका बचना मुमकिन नहीं है, मगर वो उसे बचाना भी चाहती थी मगर कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ये देखकर शाओशेन अपने बारे में कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पर इस तरह मारा जाऊंगा, मगर ऊपर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी आती है जो कि सीधा नीचे आते हुए उन लोगों को जलाकर राख कर देती है। उनमें से कोई भी एविल स्पिरिट वहां पर जिंदा नहीं बचती। ये देखकर शाओशेन खुद भी हैरान हो जाता है, मगर जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो ऊपर उसे दिखाई देता है कि दो एनर्जी आपस में टकरा रही है, जिसका मतलब ये है कि वहां पर दो पावरफुल वॉरियर्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उन दो वॉरियर्स में से एक लड़की होती है और दूसरा एक इमोर्टल वॉरियर होता है। वो इमोर्टल वॉरियर जैसे एनर्जी अटैक करता है तो वो लड़की उन अटैक्स को डॉज करते हुए उनसे अपने आप को बचाकर फौरन से ऊपर आती है और अपनी सोड एनर्जी के साथ हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। और नीचे खड़ा हुआ शाओशेन कहता है कि आखिर ये दोनों लोग हैं कौन और एक दूसरे के साथ फाइट क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर
हमें दिखाया जाता है कि वो इमोर्टल वॉरियर जैसे ही अपनी एनर्जी बॉल वो उस लड़की की तरफ थ्रो करता है तो वो लड़की अपनी स्वॉर्ड के साथ उन एनर्जी बॉल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। ये देखते ही वो इमोर्टल वॉरियर अपनी एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक को यूज करता है जिसके जरिए वो एक जोरदार एनर्जी बीम रिलीज करता है जिससे वो उस लड़के को डायरेक्ट हिट करता है और वो लड़की बहुत ही जोर से जाकर जमीन पर गिरती है। ये देखते ही शाओ शेन फौरन से उस लड़की की तरफ दौड़ पड़ता है, शायद वो उसकी कोई मदद कर पाए, मगर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की एक जगह नीचे पड़ी हुई होती है और काफी जख्मी हो गई थी, मगर वहां पर वो इमोर्टल वॉरियर भी आकर लैंड करता है और यहाँ पर शाओ शेन वो छुप कर देख रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मगर वो लड़की उस वॉरियर से कहती है आखिर तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहते हो। तो वो इमोर्टल वॉरियर कहता है कि तुम अभी इतने क्वालिफाइड नहीं हो कि मैं तुम्हें अपना नाम बताऊं और अपना इरादा बताऊं। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम उन दोनों लड़कियों को हमारे हवाले कर दो या फिर अपनी डुअल कल्टीवेशन हमें दे दो। उस इमोर्टल वॉरियर को यहाँ पर देखते ही सुमियो पहचान जाती है कि ये तो शिंगजियान के लोग हैं, शायद ये लोग हमें ही ढूंढ रहे हैं। ये बात शाओ शेन सुमियो से कहता है कि क्या तुम इन लोगों को जानती हो। तो सुमियो कहती है कि इस बार तो हम लोग एक्सपोज होते हुए बाल बाल बचे हैं, जल्दी करो यहाँ से निकल जाओ। अगर इस बंदे ने तुम्हारी यिन यांग एनर्जी को सेंस कर लिया तो फिर तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। ये कहते ही सुमियो खुद तो वहां से बहुत ही तेजी से निकल जाती है और शाओ शेन वो ना चाहते हुए भी वहां से फिर जाता है क्योंकि वो उस लड़के की मदद करना चाहता था, मगर उसे सुमियो की बात माननी पड़ती है और वो सुमियो से कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर ये कौन है। तो वो कहती है कि बस भागो यहाँ से, और जाते हुए वो उसे बताती है कि वो लड़की जो तुमने देखी थी उसके पास डुअल कल्टीवेशन है, यानी कि वो भी हमारी तरह ही आइस एंड फायर पावर को यूज कर सकती है। पहले तो मुझे लगा था कि शायद उस शिंजियान वॉरियर ने हमारी पावर को सेंस कर लिया है, मगर वो असल में उस लड़की के पीछे है। ये सुनकर शाओ शेन कहता है कि क्या हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए, वो हमारी वजह से खतरे में पड़ गई है, मगर सुमियो कहती है कि हम उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल इतना लो है कि तुमने अगर एक भी अटैक किया तो वो अटैक तुम्हारी सुसाइड की तरह होगा, और ऊपर से वो लड़की निर्वाणा सोर्ड मास्टर है, वो खुद कुछ न कुछ कर ही लेगी। मगर जहां तक बात उस शिंजियान वॉरियर की है वो बहुत ही खतरनाक है, वो निर्वाणा सोर्ड को किसी तरह सप्रेस कर लेगा। उन दोनों के बीच में ये लड़ाई यहाँ पर काफी देर तक चल सकती है, मुझे नहीं लगता कि उस लड़की को इतनी आसानी से हराया जा सकता है। ये सुनकर शाओ शेन पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि बस मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लड़की सरवाइव कर जाए। और यहाँ पर हमें दोबारा से उसी लड़की को दिखाया जाता है, वो अभी भी घुटनों के बल बैठी हुई थी और वो वॉरियर उसके सामने खड़ा हुआ था और उससे कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम कह रहा हूँ कि मुझे उन दोनों लड़कियों का पता बता दो कि वो कहाँ पर है, मगर वो लड़की खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। ये बात उस शिंजियान वॉरियर को बहुत ही बुरी लगती है और वो कहता है कि अच्छा तो तुम अब भी एरोगेंट हो, लगता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं बताओगी। इतना कहने के बाद वो जैसे आगे बढ़ती है तो वो मास्टर उस पर एक साथ बहुत सारी एनर्जी बॉल्स थ्रो कर देता है, जिससे वो लड़की अपने आप को बचाने के लिए अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करती है और उन बॉल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए उन्हें डॉश भी कर रही थी, मगर वो एनर्जी बॉल्स बहुत ही ज्यादा होती हैं जिसकी वजह से उस लड़के को अपनी एक्सट्रीम यिन पावर यूज करनी पड़ती है, जिसके जरिए वो पूरी की पूरी आइस एनर्जी एक साथ रिलीज करती है। तो वहां मौजूद जितनी भी एनर्जी बॉल्स होती हैं वो सारी ही फ्रीज होकर नीचे गिर पड़ती हैं, जिसके बाद उस लड़की को मौका मिल जाता है और वो अटैक करने के लिए अपनी सोर्ड एनर्जी चार्ज करती है और बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ती है। ये देखते ही शिंजियांग वॉरियर वो फौरन से अपने हाथ में मौजूद उस मैकेनिकल स्ट्रक्चर को यूज करता है, तो हम देखते हैं कि वो वहां पर टाइम को बिल्कुल स्टॉप कर देता है, जिससे वो लड़की वहीं पर ही रुक जाती है और साथ में वो स्पेस को थोड़ा सा कर्व भी करता है, जिसके जरिए वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है और उस सोर्ड के सामने से हटकर दूसरी डायरेक्शन पर जा पहुंचता है। और वो लड़की जब स्पेस स्टेग्नेशन टेक्निक से बाहर निकलती है तो वो एनर्जी बॉल्स पीछे से जाकर उसे हिट कर जाती हैं, जिससे वहां पर हर जगह धुआं सा फैल जाता है। ये देखते ही उस मास्टर को लगा कि शायद वो लड़की यहाँ से नहीं बच पाएगी, मगर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर आइस एनर्जी दिखाई देती है, हर एक चीज फ्रीज होना शुरू हो गई थी, जिस पर वो इमोर्टल वॉरियर समझ जाता है कि वो लड़की अब भी जिंदा है। इतने में वो लड़की पलक झपकते ही उसके बिल्कुल सामने आ जाती है और वो वॉरियर अपनी एक एनर्जी बॉल का इस्तेमाल करते ही उस सोर्ड को वहीं पर ही होल्ड कर लेता है और जैसे ही उसे पुश करता है तो वो लड़की वहां से पीछे चली जाती है, मगर वो लड़की हार नहीं मानती, ना ही वहां से भागती है। वो काउंटर अटैक करने के लिए फिर से अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करती है और हमें दिखाया जाता है कि इस मर्तबा वो अपनी यांग एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोर्ड के साथ एक बहुत ही खतरनाक फायर एनर्जी अटैक करती है, तो वो वॉरियर फौरन से हवा में ऊपर चला जाता है, जिसके बाद वो लड़की उसके पीछे
पीछे पीछे हवा में ऊपर आ जाती है और फिर से हमें ऊपर हवा में उन दोनों की फाइट दिखाई जाती है। वो दोनों ही फिर से एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे होते हैं और यहाँ पर जब शाओ शेन वो उन लोगों से निकलकर काफी दूर आ जाता है तो उसे वो लोग दोबारा से दिखाई देते हैं कि वो लोग फिर से हवा में ऊपर आ गए हैं और फिर से उनके बीच में वैसे ही फाइट चल रही है। अचानक यहाँ पर सु म्याओ को एनर्जी फ्लक्चुएशन सेंस होती है तो वो कहती है कि लगता है हम लोग काफी ज्यादा दूर निकल आए हैं। मैं अभी भी यहाँ पर एक हल्का फुल्का एनर्जी ओरा फील कर पा रही हूँ, शायद वो एनर्जी ओरा यहाँ पास में ही मौजूद है। वो शाओ शेन से कहती है कि चलो मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर एक न्यू टेक्निक अचीव करवा सकती हूँ। ये कहने के साथ वो उस माउंटेन से नीचे की तरफ जाती है और शाओ शेन कहता है कि ये जगह इतनी ज्यादा ठंडी है, यहाँ पर प्योर यांग एनर्जी कहाँ से आएगी। मगर सु म्याओ से बताती है कि यांग एनर्जी वो कभी भी किसी चीज पर रिलाय नहीं करती, चाहे किस तरह की भी सिचुएशन क्यों ना हो, वहां पर यांग एनर्जी अपने आप को आराम से मेंटेन कर सकती है। ये कहने के साथ वो फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट करके उससे एनर्जी रिलीज करती है तो सामने मौजूद माउंटेन पर जितनी भी फोग होती है वो सारी की सारी वहां से हट जाती है और शाओ शेन को वहां पर कुछ दिखाई देता है जिस पर वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। और यहाँ पर हम लोग उस लड़की को देखते हैं जो कि उस इमोर्टल वॉरियर के साथ फाइट कर रही थी। वो उसका काफी तगड़ा मुकाबला कर रही थी मगर उसके बावजूद भी वो अभी तक उस इमोर्टल वॉरियर को कोई चोट नहीं पहुंचा पाई थी। उल्टा एक एनर्जी अटैक उसे आकर हिट कर जाता है जिसकी वजह से वो इंजर्ड होती है मगर वो बाकी अटैक से अपने आप को किसी तरह बचा लेती है और वापस से अपनी सोर्ड को भी समन करती है तो उसकी सोर्ड उसके हाथों में आ जाती है, जिसके बाद वो उस निर्वाणा सोर्ड से एक बहुत ही जोरदार एनर्जी बीम रिलीज करती है जो कि सीधा जाकर उस इमोर्टल वॉरियर को हिट करती है मगर उसके चारों तरफ भी एक बैरियर होता है। वो इमोर्टल वॉरियर फौरन से उस एनर्जी अटैक को डिस्ट्रॉय करने के साथ उस पर पलटवार करता है तो वो लड़की उस अटैक से अपने आप को नहीं बचा पाती और यहाँ पर सु म्याओ वो शाओ शेन को उस बड़े से पत्थर के सामने लेकर आ जाती है और कहती है कि अब इस पर अपना हाथ रखो और अपनी अजूरा ड्रैगन पावर को यूज करो जिसके साथ ये पत्थर तुम्हारी अजूरा एनर्जी को डिटेक्ट कर लेगा। ये कहने के साथ शाओ शेन फौरन से उस पत्थर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपनी अजूरा ड्रैगन एनर्जी के जरिए जैसे ही उस पत्थर को टच करता है तो वो पत्थर उसकी अजूरा ड्रैगन एनर्जी को सेंस कर लेता है और हमें वहां पर एक अजूरा ड्रैगन फेस दिखाई देता है जिस पर शाओ शेन बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो लड़की कहती है कि इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जो कुछ सुन रखा था वो बिल्कुल सच है। ये जगह असल में अजूरा ड्रैगन सेंट केव है। मुझे यकीन नहीं आता जाने अनजाने में हम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो फिर शाओ शेन कहता है अच्छा तो फिर हम लोग इस केव के अंदर जाएंगे कैसे। तो वो लड़की कहती है तुम खुद से सोचो आखिर इस तरह की केव के अंदर कैसे जाया जा सकता है। ये एक अजूरा ड्रैगन सेंट केव है, इसके लिए हमें अजूरा ड्रैगन अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी और वो अप्रूवल हमें तभी मिलेगा जब हम लोग अजूरा ड्रैगन एनर्जी का इस्तेमाल करके अजूरा ड्रैगन से परमिशन लेंगे। ये बात सुनते ही वो लड़का फौरन से अपनी अजूरा ड्रैगन पावर को एक्टिवेट करता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर वो अजूरा ड्रैगन को समन करता है तो वो अजूरा ड्रैगन फौरन से बाहर आ जाता है और शाओ शेन जैसे उसे इशारा करता है तो वो फौरन उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है और शाओ शेन वो वेट कर रहा था कि सामने से कोई ना कोई रिस्पॉन्स जरूर आएगा और इतने में वो अजूरा ड्रैगन फेस जैसे ही एक्टिव होता है तो वो वहां पर एक छोटा सा पोर्टल एक्टिवेट कर देता है जिससे अंदर जाने का एक रास्ता बन जाता है। मगर इतने में शाओ शेन को पीछे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो पीछे पलटकर देखता है वो लड़की बहुत ही ज्यादा मुसीबत में आ गई थी मगर शाओ शेन उसकी हेल्प करना चाहता था तो सु म्याओ कहती है तुम किसका इंतजार कर रहे हो, चलो अंदर। और यहाँ पर हम लोग उस निर्वाणा सोर्ड को और उस लड़की को देखते हैं। वो लड़की बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी, उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे और वो इमोर्टल वॉरियर कहता है कि क्या तुम अब भी रेजिस्टेंस शो करना चाहती हो। वो लड़की फौरन से अपने ऊपर से पत्थर हटाती है और दोबारा से अपनी सोर्ड उठा लेती है और कहती है कि तुम्हारे साथ बात करना ही बिल्कुल बेकार है। मगर इमोर्टल वॉरियर कहता है कि लगता है तुम इस तरह नहीं मानोगी, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरिडियंस को किस तरह पेनिट्रेट किया जाता है। अगर तुम अब भी अपनी हार मान लेती हो तो तुम शायद जान से बच जाओगी। मैं तुमसे बस थोड़े बहुत ही सवाल पूछूंगा। ये कहने के साथ वो जैसे ही उस पर दोबारा से हमला करता है तो इस मर्तबा वो लड़की अपनी सोर्ड को अपने पास बुलाती है और साथ में अपनी डुअल कल्टीवेशन को एक्टिवेट कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी डुअल पावर के साथ बहुत ही आसानी से उस अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख देती है। जिसके बाद वो हवा ऊपर जाते ही एक डुअल फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है जो कि एक्सट्रीम यिन यांग फॉर्मेशन होती है। जैसे ही वो उस फॉर्मेशन के साथ उस इमोर्टल वॉरियर पर हमला करती है तो ये देखकर वो इमोर्टल वॉरियर थोड़ा सा डर जाता है और उस अटैक को रोकने के लिए अपनी पूरी पावर यूज कर देता है।
मगर जैसे ही यहाँ से वो लड़की पुश करती है तो वो वॉरियर हैरान हो जाता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। शाओशेन दूर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था कि वो लड़की अभी भी उस इमोर्टल वॉरियर का मुकाबला कर रही है। देखते ही देखते उस इमोर्टल वॉरियर का बैरियर टूट जाता है और वो उस अटैक की वजह से वहां से दूर जा गिरता है, मगर जाते साथ ही वो अपनी डिवाइन स्ट्रिप्स को रिलीज कर देता है। वो डिवाइन स्ट्रिप्स जैसे उस लड़की के करीब आती हैं तो वो उससे लिपट जाती हैं, जिससे वो लड़की बेहोश होकर सीधा नीचे जा गिरती है। शाओशेन दूर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। उसे मौका चाहिए था उस लड़की को बचाने का और इस मर्तबा उसे काफी अच्छा मौका मिल गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो इमोर्टल वॉरियर जहां पर गिरा था वो फौरन से वहां से ऊपर उठता है और कहता है कि मामूली मोर्टल, तुम्हें इस मर्तबा कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये कहते ही वो जैसे ही हवा में ऊपर आता है तो दूसरी तरफ शाओशेन बगैर कुछ सोचे समझे उस लड़की को बचाने निकल पड़ता है और हमें दिखाया जाता है कि वो वॉरियर जैसे ही आगे आ रहा होता है तो शाओशेन उस लड़की तक पहुंच जाता है और वो उसे उठाकर वहां से तेजी से उस माउंटेन से नीचे ले जाता है। और यहाँ पर ये वॉरियर अभी भी उस लड़की तक नहीं पहुंचा था, मगर शाओशेन जैसे ही उस लड़की को लेकर पोर्टल के अंदर चला जाता है तो उस वक्त वो वॉरियर हवा में ऊपर आता है और वो देखता है कि वो लड़की यहाँ पे कहीं भी नहीं है। मगर एक जगह वो नीचे आता है और उसे दिखाई देता है कि उस लड़की का ब्लड यहाँ पर है, तो इसका मतलब है कि वो यहाँ पर गिरी थी। ये कहने के बाद वो सीधा उस गुफा वाले रास्ते की तरफ जाता है तो वहां पर भी उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, जिसकी वजह से वो वहां से भी फिर दूसरी तरफ चला जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है और अगले सीन में हम लोग शाओशेन के फादर को देखते हैं जो कि एक गुफा के अंदर मौजूद होता है और वो काफी इंजर्ड हो चुका था, मगर उसने खुद को थोड़ा बहुत रिकवर कर लिया था। जब उसे होश आता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो एक गुफा के अंदर है और उसका बेटा यहाँ पर आसपास कहीं भी नहीं। ये देखने के बाद वो फौरन से खड़ा होता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर इतने में उसे आवाज आती है कि बाहर कुछ लोग मौजूद हैं और वो लोग उस गुफा के बारे में कह रहे हैं कि हम लोगों ने अभी तक इस गुफा को इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। जैसे ही वो लोग उस गुफा के अंदर आते हैं तो उन लोगों को वहां पर कोई भी शख्स दिखाई नहीं देता, जिस पर वो लोग थोड़ा सा सरप्राइज होते हैं। मगर उन लोगों को जैसे ही वहां पर थोड़ा सा ब्लड दिखाई देता है वो लोग फौरन से दौड़ते हुए उस ब्लड के पास जाते हैं और उसे स्मेल करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये ब्लड असल में शेन टियान हुओ का है। इसका मतलब है वो इस गुफा में थोड़ी देर के लिए मौजूद था और हो सकता है शायद वो अभी भी यहाँ पर छुपा हुआ हो। जैसे ही वो लोग उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं तो शेन टियान हुओ एक वॉरियर के बिल्कुल ऊपर मौजूद होता है और उसका ब्लड हल्का सा जैसे ही ड्रॉप होता है तो वो वॉरियर पीछे पड़ता है। उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।